हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कशन का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं बच्चों। जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव हम लोग पिछले लेक्चर में या फर्स्ट वीडियो में कितने किए थे बच्चों? 15 किए थे, है ना। टोटल कितना 40 है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में टोटल 40 जो जितने भी रेस्ट बचे हैं बच्चों, 25 बचा उसको हम खत्म कर लें। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, है ना। क्या लिखा है? पाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कहाँ से कहाँ? 0 से 1 बिलोंग कर रहा है बच्चों। देन बोला डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, बताना मुझे, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 15 में ही देखे थे, है ना। क्या था ये क्या होता है बताओ? ये कंडीशन में ध्यान रखना। ये क्या होगा? यहाँ से y हो जाएगा बच्चों आपका, दिस इज टू tan इनवर्स x। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना हो गया बच्चों? दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए ऑप्शन कितना हो गया? ए हो गया हम लोगों का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? इफ x प्लस 2y इक्वल टू 10x देन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो सीधा, है ना। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो x का डेरिवेटिव 1, x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखिए। तो 2 हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 को उधर ले जाइए बच्चों। तो ये हो गया दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से आपका डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया बच्चों? देखो दिस इज इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो गया है, क्लियर है, ठीक है ना। और ये यदि हम देखें बच्चों तो ये क्या लिखा हुआ है? sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है? हम लोग को मालूम है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है? दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये क्या होता है? दिस इज sec स्क्वायर x, है ना। तो tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा बच्चों? दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 1। तो क्या हम sec स्क्वायर x के लिए हम ये भी लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर x/2। यानी आपका ये दोनों ऑप्शन होगा, सी भी होगा और यहाँ पे डी भी होगा, क्लियर है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्या लिखा हुआ? इफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देन डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड। यहाँ पे क्या लगेगा, है ना, यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो पहले हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना हो 1, y को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस अब x को एज इट इज रखो, y को डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या हो गया? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉरी बच्चों, ठीक है, सॉरी। तो कितना हो गया बच्चों? यहाँ से देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड ले आए, इसको उठा के इधर ले आओ, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाओ, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बचा कितना? x माइनस 3y स्क्वायर, और ये क्या हो गया? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन, है ना। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? डी वाई अपॉन डी एक्स ये कितना हो गया? 3x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया? x माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ऑप्शन है कहीं पे? देख लो, हाँ ये है 3x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। देखो बच्चों, यहाँ माइनस बाहर निकालो, है ना, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, तो वापस यही बनेगा। तो बी एंड डी इज योर ऑप्शन, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, हाँ ठीक है। चलिए आइए बच्चों, देखते हैं ना। यहाँ क्या लिखा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 6 एट 1,6 ये क्या बोला? एक कर्व है, क्या है? एक्स वाई इक्वल टू 6 है, तो एट पॉइंट 1,6 पे क्या चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स को ही बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो डी वाई अपॉन डी एक्स है बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स, यही क्या हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट,
और यदि मुझे नॉर्मल ऑफ टेंजेंट पूछता है ना, अच्छा अभी पहले ये देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है ना, dy अपॉन dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ से dy अपॉन dx निकाले बच्चों, क्या आएगा, u इंटू वी लगा लेंगे, है ना, तो लगा लो यहाँ से u इंटू वी, पहले x को डिफ्रेंशिएट करो 1, y एज इट इज प्लस फिर x एज इट इज, y कितना हो dy अपॉन dx, और 6 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट था 0, तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ y कितना है, y 6 है, x कितना 1 है, तो माइनस 6 अपॉन 1 दैट इज माइनस 6, है ना बच्चों। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, माइनस 6। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 इज, ये क्या बोला, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोला है। तो स्लोप ऑफ द, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इसका उल्टा कर लो, है ना, उल्टा करके -1 कर लो, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, ये क्या है, दिस इज -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि किसी भी कर्व पे बच्चों, किसी भी कर्व पे, है ना, यदि स्लोप ये यदि क्या है, टेंजेंट है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। यदि इसका स्लोप m होता है बच्चों, है ना, इसका स्लोप क्या m है, तो ये ऑटोमेटिक है कि इसका स्लोप कितना होगा, -1 अपॉन m। ठीक है, तो हम यहीं से बता सकते हैं, ठीक है ना, ये इसका m है तो इसका कितना है, -1 अपॉन m, लेकिन यह कर्व क्या अलग है ना। चलो, तो इस कर्व में पूछा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा माइनस के साथ, और उसमें x की वैल्यू रख देंगे, हो गया। चलो यहाँ से dy अपॉन dx निकालो, कितना हो गया, दिस इज 2x। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यदि मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कितना हो गया, -1 अपॉन 2x, और x की वैल्यू कहाँ पे निकालना है, 1 पे, तो 1 रख दो, तो -1 अपॉन टी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व चाहिए ना। यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है। देखो दिस इज 2x आया ना, ठीक है, -1 पे कितना देगा, नॉर्मल का चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन गलत है बच्चों, ये बिल्कुल कंफर्म है कि ऑप्शन गलत है। आप यही देख लो ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना है at पॉइंट 1 पे, तो आंसर इज 2। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए बच्चों, तो क्या होता है ये, हम लोग को मालूम है, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल कितना होता है, -1, है ना, होता है ना, कि दो लाइन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है बच्चों, तो m1 इंटू m2 क्या होगा, -1। तो यहां से देख लो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2x है, एट x इक्वल टू 1 पे कितना है, 2 आएगा, है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 2। इसके अकॉर्डिंग भी देख लो, यदि ये 2 है तो m2 कितना होगा, -1 अपॉन 2, है ना, यानी ऑप्शन ही गलत है बच्चों। यहाँ पे हम ऑप्शन अपने मन से, चलो ऑप्शन यहाँ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नन ऑफ दिस, लेकिन तुम्हारा आंसर कितना है, -1/2 इज योर आंसर। ये कंफर्म रहा बच्चों, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है ना। इसको दो मेथड से हम कर सकते हैं, है ना। देखो पहला मेथड तो बता देते हैं हम बच्चों, ऊपर में 1 है, कुछ नहीं 1 है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये मुझे दिमाग में कब आया, जब नीचे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x देखा, तब मुझे ये दिमाग में आया कि ऐसा करना चाहिए, है ना। नीचे कितना है, जैसे sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको इसमें डिवाइड दो, तो क्या साइन कटेगा, कॉस बचेगा, तो ये क्या आएगा, कुछ ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस, अब इसमें जब इसको डिवाइड दो तो कॉस कटेगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। ये क्या है, दिस इज सेक स्क्वायर x, ये क्या है, दिस इज कॉसेक स्क्वायर x। अब हम लोग को मालूम है बच्चों कि सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको ऐसा सोचो कि किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, तो tan x,
तो इसका इंटीग्रेशन किसका होगा, tan x का होगा। cos स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कॉट एक्स का, मतलब कॉट एक्स का डेरिवेटिव जब होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस तो है नहीं यहाँ, तो क्या आएगा आंसर, माइनस कॉट एक्स आएगा, है ना, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंसी, दिस इज आंसर, ठीक है। चलो अब ये ऐसा ही, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, अब इसमें क्या करो, इसमें डिवाइड दो, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो साइन साइन कटेगा, कॉस बटेगा, बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचे, कॉस कॉस कटेगा तो बचेगा 1 अपॉन साइन, दैट मीन्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स का होगा tan एक्स का, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का होगा कॉट एक्स का, तो यहाँ प्लस कॉट एक्स हो जाएगा बच्चों, प्लस सम कॉन्स्टेंसी, तो आंसर क्या होगा, दिस द ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों, आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स का प्लस 2x प्लस 1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों रीअरेंज करके, dx अपॉन, क्या ये लिखा हुआ है जिसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, इसको जो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x उसका प्लस 2x प्लस 1 आएगा, अरे प्लस 1 यहाँ बचा, बस यहाँ लिख दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बच्चों दिस इज tan इनवर्स ऑफ, है ना, 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, हम लोग को मालूम है ना, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, दिस इज tan इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये कैसा लीनियर है, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, माय आंसर इज दिस प्लस सम कांस्टेंट c। अब इसका देखो बच्चों ये क्या होगा, सुनना इसको, ध्यान देना, क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इसे x dx अपॉन, नीचे को हम लिख सकते हैं, देखो तो एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ गया -3x प्लस 2, कोई दिक्कत है ना। देखो इसको ना हम लोग यहाँ पे देखो बच्चों, एक्चुअली हम इसको दो मेथड से तो कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, सुनो कैसे होगा, सुनो, एक तो मेथड हम जो बता रहे हैं वो, एक मेथड क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो आप, ऊपर का डिग्री कितना है 1, नीचे का डिग्री कितना है 2, है ना, तो या तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, वही कर लेते फटाफट, है ना। चलो देखिए, है ना, ये वाला थोड़ा लेंदी होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेंदी होगा, तो हम वही कर लेते हैं। देखो कैसा होगा बच्चों, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिखते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस, है ना, b अपॉन x माइनस 2, ये dx, इसका एक शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, कंपेयर वाला तो आपको तो आता ही होगा, लेकिन शॉर्ट तरीका देख लीजिए आप लोग, क्लियर है, इक्वल टू, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान देना, यहाँ पे x माइनस 1 है, इसको 0 करो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 को क्या करो, इसमें छोड़ के इसमें रखो, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 कितना, दिस इज -1, तो a की वैल्यू कितना हो गया, -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस, अब b की वैल्यू रखना है बच्चों, b, तो b के लिए क्या, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 निकल गया। अब 2 की वैल्यू क्या करो, इसको छोड़ के इसमें रखो, तो 2 अपॉन 2 माइनस 1, 2 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 आ गया, 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस लॉग x माइनस 1, और ये हो गया प्लस 2 लॉग x माइनस 2, कोई दिक्कत, ठीक है। उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग, इसको लिख दे रहे बच्चों, लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस लॉग x माइनस 1 है, तो ये क्या, लॉग a माइनस लॉग b, ये क्या आ जाएगा, दिस इज लॉग, है ना, कैसे भी लिखो, नेचुरल लॉग, है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, दिस इज x माइनस 1, ठीक है, दिस इज द आंसर। कोई है यहाँ पे, हाँ ये है बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 to √3 दिया बच्चों, दिस इज dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है बच्चों, ठीक है ना। तो मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन में ये लिख दे रहा हूँ, दिस इज, है ना, tan इनवर्स x, और कहाँ से 1 से लेके √3, चलो वैल्यू पुट करो, दिस इज tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ √3, tan √3 कहाँ देता है,
60 पे है ना, पाई बाई 3 माइनस टेन इनवर्स 1 कहाँ देगा, पाई/4। तो ये कितना हुआ 60 माइनस 45, 15 डिग्री। ये कितना हुआ 15 डिग्री, 15 डिग्री मतलब पाई/12 है ना। योर आंसर इज दिस। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब देखो क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो ऑर्डर क्या होता है कि हम मतलब नंबर ऑफ, हम कितने बार उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कितने बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ देखो तो 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना। तो ये उसका ऑर्डर हो गया बच्चों, ऑर्डर इज 2। ठीक है, जितने बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। और डिग्री क्या होगा, हायर ऑर्डर का, हायर ऑर्डर का पावर, हायर ऑर्डर का पावर वो डिग्री होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चले बच्चों, आइए देखिए बच्चों नेक्स्ट है ना। ये क्या लिखा था, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, इसका डिग्री चाहिए बच्चों। तो डिग्री हम किसका देखते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर को। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है बच्चों, d²y/dx। ये हाईएस्ट ऑर्डर है इसमें, तो इसका पावर क्या है 3 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो यहाँ लिखा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, चलिए आइए करते हैं हम लोग। तो ये कैसे होगा बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल। देखो इधर dy रखो और उधर क्या करो, e के पावर x की जगह dx ले जाओ। अब इंटीग्रेट बोथ साइड। तो y कंडीशन y प्लस सम कांस्टेंट क्या होगा, e के पावर x का e के पावर x होगा प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका ऑप्शन हो गया। क्लियर है, आइए बच्चों देखते हैं ना। ये क्या लिखा, इफ ए वेक्टर ए दिया 2i + j - k एंड वेक्टर भी दिया i + 3j - 4k, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इतना। मैग्नीट्यूड ऑफ इतना का मतलब क्या हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये चाहिए बच्चों मुझे। क्लियर है, तो चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ए वेक्टर बी को ऐड करते हैं, कितना आएगा देखो, आई का आई के साथ ऐड होगा तो कितना आ गया 3i, जे का जे के साथ प्लस 4j, माइनस के -4 को -5k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आई का स्क्वायर है ना, तो 3² हो जाएगा प्लस 4² प्लस -5 का होल स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, 9 + 25 + 25 है ना, 16 + 25 जैसे 16, 50 हो गया। 50 स्क्वायर रूट ऑफ 50 का मतलब क्या हुआ 5√2 है ना। तो आंसर क्या हो गया बच्चों आपका, दिस इज 5√2। चलेगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। इसका मतलब क्या हो बच्चों, ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। देखो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी। यदि हम बोले प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, ध्यान रखना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, ए से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो वैल्यू हुआ बच्चों, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ दिस। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों, दिस इज वेक्टर ए डॉट, जिसपे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर, जिसपे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, यहाँ बी पे ले रहे हैं तो बी का यूनिट वेक्टर है ना, यहाँ वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। तो चलो निकालो फटाफट। वेक्टर ए कितना बच्चों, इसको वेक्टर ए मान लो है ना, इसे क्या मान लो वेक्टर ए, इसे क्या मान लो, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए इतना लिख लो, दिस इज i + 3j + k इनटू डॉट प्रोडक्ट, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना। इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। देखो वेक्टर बी कितना है यहाँ पे, 2i - 3j + 6k। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बी और अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो बच्चों, कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2² + 3² + 6²। तो कितना हो गया, जैसे 4 + 9 + 36 49। तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये कितना आ गया, दिस इज 2i - 3j + 6k अपॉन 7। कोई दिक्कत बच्चे, यूनिट वेक्टर आ गया, यहाँ यूनिट वेक्टर लिख लो, कितना आ गया, दिस इज 2i - 3j + 6k अपॉन 7। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो, तो आई का आई के साथ 2 3 -9 + 6 अपॉन 7 -1 अपॉन 7। दिस इज द आंसर बच्चों। क्लियर है, कोई डाउट बच्चों।
तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, -1/7। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है, वेक्टर दिया, वेक्टर बी दिया है और a प्लस वेक्टर बी 5 दिया है। देन बोला है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, यदि मुझे ये चाहिए तो देखो, यदि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए तो यहाँ पे ए और बी चाहिए, तो लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड दिया, मैग्नीट्यूड के टर्म में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ से इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसको ओपन करो, क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 25। अब ए का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो गया 9, बी कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4, ये 4 स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 कितना 25, ये कट गया। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट बी कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 0 आ गया। ध्यान रखना, अब इसका यूज़ वहाँ करेंगे हम लोग। देखो तो मुझे ये निकालना था, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे a डॉट बी चाहिए, तो ये डॉट बी यहाँ से निकल गया, कितना आ गया 0। a का वैल्यू कितना है 3, मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू 4, तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वो 0, तो ये 25। ये क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी कितना आ गया बच्चों, दिस इज 5। तो मेरा आंसर कितना हो गया बच्चों, 5। क्लियर है, कोई डाउट बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग। आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0। तो इसका मतलब होता है बच्चों, है ना, कि ए इज पैरेलल टू बी। ध्यान रखना है, ए डॉट बी 0, इसका मतलब होता है बच्चों वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है ना, इतना क्लियर है। ठीक है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। देखो तो ये अब देखो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, मतलब दोनों एक साथ पैरेलल, दोनों जब पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, है ना। लाइन यदि ऐसा है पैरेलल है तो आपस में कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो कभी पैरेलल नहीं हो सकता ये। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, मतलब अलग अलग पूछता तो हम बोल सकते हैं इसका मीनिंग है पैरेलल और इसका मीनिंग है परपेंडिकुलर। यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं होगा यहाँ पे, है ना। दोनों जब एक साथ है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हो सकता है कि इन दोनों में एक वेक्टर 0 वेक्टर हो, एक वेक्टर क्या हो 0 वेक्टर, है ना। आइदर a इक्वल 0 और b इक्वल 0, ये करेक्ट है। देखो ऐसे मान लो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और एंगल बिटवीन देम इज cos थीटा। तो एक 0 हो गया है, तो ये क्या 0, तो पूरे को क्या करेगा 0 करेगा। उसी तरीके से वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना, साइन थीटा और एक नॉर्मल वेक्टर होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे एक 0 होगा तो ये पूरे को 0 लेके जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a 0 होगा या तो b 0 होगा। ठीक है ना, और फिर क्या लिखा है, वेक्टर a 0 एंड b 0। जब दोनों 0 होगा बच्चों, जब दोनों 0 होगा तो वेक्टर कैसा होगा, पॉइंट वेक्टर होगा ना। दोनों सेम वेक्टर, दोनों 0 तो नहीं हो सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, एक 0 एक नॉन 0 वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसका क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ से आता है ना, एक पॉइंट ए पॉइंट बी, ए पॉइंट ले लो 1 -1 1, और ये क्या हो गया बच्चों -1 1 एंड 1। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मालूम है ना बच्चों क्या होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, L M और N, यही होता है ना। तो चलिए L निकालते हैं। तो L कितना क्या निकल रहा है बच्चों, देखो ध्यान रखना, L जो होता है वो आएगा मेरा x2 - x1 लिखो या x1 - x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये हो गया। पहले हम इसका डायरेक्शन रेशियो पहले क्या निकालते हैं, DRS निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं बच्चों। तो डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया, -1 1 -1 -2, फिर 1 + 1 2, 1 - 1 0, ये डायरेक्शन रेशियो निकला बच्चों। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन से DCS निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो L कितना होगा बच्चों, -2 अपॉन इसका, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ -2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। ये L निकल गया, तो L कितना निकला, दिस इज -2 अपॉन
4 4 8 माइनस ये हो गया 2√2, तो 2 2 का क्या बच्चों, -1/√2। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। फिर m कितना निकलेगा बच्चों, m इक्वल टू, है ना, ये क्या निकलेगा, ये आएगा 2/2√2, दिस इज 1/√2। और n कितना निकलेगा बच्चों, n इक्वल टू निकलेगा 0/2√2, दिस इज 0। तो ये ऑप्शन इज डी। इसमें नहीं है ना, ये हाफ है, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, जबकि ये क्या आएगा, मेरा एक आएगा -1/√2 आएगा बच्चों, दूसरा 1/√2, थर्ड क्या आएगा, 0। क्लियर है? ऐसा होता है बच्चों, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस आर, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, यदि मैं 2D की बात करूं बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में क्या है, y0 है, x की वैल्यू y0 है, और वाई एक्सिस में क्या है, y है, और यहाँ x0, यानी वाई एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, x = 0, और एक्सिस को क्या लिख सकते हैं हम, y = 0। तो उसी तरीके से बोला वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या क्या 0 होगा, x भी 0 होगा और z भी 0 होगा, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा हो बच्चों, और यदि आप लोग को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त के बीच में शेयर भी करें बच्चों। और हाँ बच्चों, कमेंट लिखना ना भूलें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या लिखा, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो प्लेन का इक्वेशन होता है ना, ये प्लेन है ना बच्चों, प्लेन, दिस इज प्लेन, है ना। यहाँ पे कोई मान लो पी कोई वेक्टर आ रहा है, इस पर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर एन है, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना लोग, क्या लिखते हैं, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू क्या होता है, डी। ध्यान रखना यहाँ पे एन क्या है, वेक्टर है। सुनो बच्चों, जब हम इस वेक्टर, जब नॉर्मल वेक्टर को लेते हैं हम यूनिट वेक्टर में चेंज कर लेते हैं बच्चों, जब नॉर्मल वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो डी आएगा वो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। कहने का मीनिंग ये है, यदि मैं इस फॉर्म में लिखूँ इसको, और यहाँ मान लो कुछ डी है, कुछ के है या डी है, मान लो डी ही मान लेते हैं, ठीक है। यदि ये नॉर्मल वेक्टर हो गया तो ये जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, ये डिनोट करेगा, ये डिनोट नहीं करेगा, ये डिनोट करेगा, है ना, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये किस फॉर्म में दिया हुआ, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो ये क्या लिखा हुआ देखो, क्या हम, अच्छा हम लोग को ये भी मालूम है बच्चों, मालूम क्या है कि जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या नॉर्मल वेक्टर होता है बच्चों प्लेन पे। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया बच्चों मेरा, है ना, वेक्टर 2i - 3j + 6k, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये कितना आ गया, दिस इज 2i, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, 2, -3, 6। इसका मतलब यही है 2i - 3j + 6k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2² + 3² + 6², कितना आ गया बच्चों, दिस इज 1/7। और ये वैसे ही लिखा हुआ है ना, इसको लिख लो 2i नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कैसे करते हैं, देखो बच्चों, अब हम लोग करते हैं बच्चों, देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, ये क्या है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू -14, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे -14 लिख दिया, और ये क्या लिखा हुआ है, जैसे वेक्टर r डॉट वेक्टर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो वेक्टर r, यहाँ पे वेक्टर n और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n से इसको डिवाइड दे रहे हैं, तो उधर भी डिवाइड देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ n से, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इक्वल टू -14 अपॉन, ये कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ n कितना था वैसे, 1/7। देखो दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ n निकालो, कितना आएगा, दिस इज 7, है ना। ये 7 से डिवाइड दे दो, तो कितना आ गया, -2। यानी इसे अभी यदि हम देखें बच्चों, तो ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर r डॉट, ये यूनिट वेक्टर लिख दिए, इक्वल टू माइनस, ये जो डिफाइन होगा बच्चों, वो क्या डिफाइन होगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में होता है, पॉजिटिव होता है, बस इसका पॉजिटिव ले लो। तो ये 2 हो गया, 2 यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, योर आंसर इज 2, ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को।
ठीक है। देखो बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग क्या करना है कि पॉज करना है, वीडियो को पॉज करें, फिर अपने से करें ट्राई। और यदि ट्राई नहीं होता है, मतलब ट्राई यदि करके करके नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो का सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। क्लियर बच्चों? और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, उस पर व्हाट्सअप करें बच्चों, है ना। जो भी क्वेरी है ना, उसको टाइप करें और उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा बच्चों। और किसी को यदि मेरे साथ पर्सनली जुड़ना है तो मेरा आप लोगों को मालूम है मेरे क्लासेस कहाँ है, धनबाद में है, टुंडी में है, तो वहाँ आके आप हमसे बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं बच्चों, है ना। या क्रैश कोर्स करना है, क्रैश कोर्स कीजिए, है ना। बहुत सारे कोर्सेस है बच्चों, ठीक है। तो आइए जुड़िए, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट दिया हुआ है सच दैट, यहाँ पे ये कंडीशन लिखा हुआ बच्चों, ध्यान रखना। पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी है। देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से तो ये निकल गया। चलो देन बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। चलिए हम पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों, है ना। पी बी ए, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, हो चुका है, तो ये होता है दिस इज पी, है ना, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन बी क्या लिखा हुआ, पी ऑफ बी लिखा हुआ, तो ये पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ ए होगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देखते हैं बच्चों, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ये करेक्ट गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं बच्चों, पी ए बाई बी। हाँ देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ ऑलरेडी लिखा भी है, देखो यहाँ पे पी ए अपॉन बी, ये होता है बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब बी हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, ए निकालना है, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों, देखो यहाँ से पी ऑफ बी, नीचे पी ऑफ बी, तो कट के कितना हो गया, दिस इज 1, यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपेंड इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आइए। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 0.4, पी बी इक्वल टू 0.8 एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपन इज 0.6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो गिवन है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये गिवन कितना बच्चों, दिस इज 0.6 इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और पी ए क्या है 0.4, तो यहाँ से हो गया बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, है ना, दिस इज 0.24, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, देखो दिस इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो पी इंटरसेक्शन बी कितना है, दिस इज 0.24 और पी बी कितना है बच्चों 0.8, क्लियर है। तो यहाँ 0 उठाओ, ये गया 8 3 गया, दिस इज 0.3। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, दिस इज 0.3, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। क्या लिखा, ए डाइस इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाई को 6 बार थ्रो किया गया है। देखो इसको दोनों तरीके से बता सकते हैं, एक डाई को 6 बार थ्रो किया गया या 6 डाइस को एक ही बार थ्रो किया गया, वो दोनों का मतलब एक होता है। इसको ध्यान रखना बच्चों, क्लियर है। इफ गेटिंग एन इवन नंबर, क्या चाहिए उसको, इवन नंबर चाहिए, इज ए सक्सेस का मतलब क्या है कि इवन नंबर आना चाहिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, कि लगातार 5 सक्सेस उसको मिलना चाहिए, कि 5 बार उसको लगातार ये डाई थ्रो करे तो 5 बार लगातार उसको इवन नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। हम लोग यहाँ मान लेते हैं पी एक इवेंट है, पी क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। क्यू मान लेते हैं
गेटिंग एन ऑड नंबर। कोई दिक्कत? यहाँ पे n कितना है 6, कितने बार उछाला गया है 6 बार, तो n हो गया 6 हो गया बच्चों। तो यहाँ p कितना आ जाएगा ये भी देख लो आप, है ना। आप देखो डाइस है, डाइस में कितना होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5। तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी दोनों आधा आधा ही होगा बच्चों। तो इवन नंबर कितना है 3 है, 3/6 1/2। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी यही होगा और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी यही होगा बच्चों। तो गेटिंग एन इवन नंबर कितना है इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका भी 1/2। क्लियर है? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए जब क्या एग्जैक्ट 5 टाइम्स ही आना चाहिए। क्या लिखा है, इज ए सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस इज, मतलब एग्जैक्टली 5 सक्सेस चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे 6c5 है ना, p, तो p मतलब हाफ का पावर 6 - 5 1, फिर हाफ का पावर 5, दिस इज द आंसर। तो 6c5 का मतलब क्या होगा बच्चों, दिस इज 6 हो गया और ये कितना हो गया 1/2 1/5, तो ये हो गया दिस इज 32 64, दिस इज 3 से काटो 2 से 3 और दिस इज 32, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस। मतलब डबलेट मतलब होता है क्या बच्चों, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखें तो कितना आएगा 6 × 6 36 आएगा बच्चों, है ना। और जो इवेंट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, मतलब नंबर ऑफ इवेंट मतलब गेटिंग डबलेट, वो कितना आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब टोटल 6 आएगा, है ना। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इक्वल टू 6/36, मतलब NE/NS 1/6, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत याद है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, A and B are two events such that P दिया है, P भी दिया है, P इंटरसेक्शन D दिया है, देन ये चाहिए। तो ये हमको मालूम है बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे ये, है ना। तो ये हुआ P इंटरसेक्शन D अपॉन दिस इज P ऑफ B। क्लियर है? तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए 1/5 और B 1/4। ये कितना हो गया, दिस इज 4/5, 4/5 ही आएगा ना। ठीक है, हाँ ठीक, करेक्ट। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है ना। यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है बच्चों, मतलब पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे, मतलब हम लोग सेक्शन 2 में चलेंगे, है ना। ये कितने घंटे का था बच्चों, ये 1.5 घंटे का था, 1 घंटे 30 मिनट का था। और टोटल कितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे इसमें, 40 मार्क्स था, मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज कितना था, 1 मार्क्स का था बच्चों। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन 2 में चलेंगे, मतलब सब्जेक्टिव चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया हो बच्चों। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बीच में जरूर इस चीज़ों को बताएं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय, जय हिंद, बाय।